नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 54 पढ़ेंगे। इसमें हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के आधार पर 20 क्वेश्चन हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे: जनवरी, मई, जुलाई और फरवरी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से आता है, और इससे दोस्तों प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है। तो हमें क्या देखना है? विषम समूह। विषम समूह समझिए क्या होता है कि आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। कितने ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे? ध्यान से देखना दोस्तों कि 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? एक से होंगे और एक क्या होगा? अगल होगा। जो दोस्तों अगल होता है हमें उसी पर टिक लगाना होता है। तो हमारा क्या अगल है दोस्तों? आप कहोगे सर कि हमारे जो 4 हैं, ठीक है ना, कितने हैं? 4 ऑब्जेक्ट। तो 4 ऑब्जेक्टों में से हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा महीना अगल है? तो देखो दोस्तों, जब भी आपको महीनों से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या देखना होता है वो आप देखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो होता है 31 दिन का, ठीक है ना। और जनवरी भी कितने दिन का होता है दोस्तों? 31 का, ठीक है ना। और जो मई होती है वो भी 31 की, और जुलाई भी कितने? 31 का। लेकिन दोस्तों जो फरवरी है वो 28 और 29 की होती है। यानी कि दोस्तों ये 31 के महीने हैं और ये क्या है? 28-29 का। इसलिए दोस्तों जो अगल है वो क्या है? फरवरी है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी टाइप से कैसे पूछा जाएगा दोस्तों? या तो दोस्तों जैसे जनवरी आता है कितने पर, फरवरी आता है कितने? 2 नंबर पर, ठीक है ना। फिर फरवरी का मार्च अप्रैल कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। फिर 6 नंबर पर। यानी कि दोस्तों सम विषम के आधार पर भी महीनों की क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं पैटर्न को। तो हमें क्या सम विषम देखना होता है। तो आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इस डिज़ाइन से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों कि यदि 15 अगस्त को शनिवार हो तो 2 अगस्त को क्या होगा? ये जो क्वेश्चन आएगा आपको कैलेंडर से आएगा। इससे भी आपको एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन दोस्तों इससे कभी कभार आता है और कभी कभार नहीं आता है। ये परिवर्तन होता रहता है। इसकी जगह पे दूसरा टॉपिक कभी पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास दोस्तों बुधवार, शुक्रवार, रविवार और डी आई का मतलब डिफ़ॉल्ट है, हम दिनों की संख्या ज्ञात नहीं की कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा है? 15 अगस्त को शनिवार है तो 2 सितंबर को क्या होगा? तो दोस्तों जब मैं आप लोगों को इस टाइप का टॉपिक पढ़ा रहा था कैलेंडर वाला, तब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए? दिनों की संख्या यानी महीनों की दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। तो जो अगस्त का महीना होता है दोस्तों वो कितने दिन का है? 31 दिन का, ठीक है ना। फिर हमें जो डेट देकर रखी होती है दोस्तों उसी महीने में से क्या वो घटा देते हैं, तो कितने? 15, ठीक है ना। फिर हमें जिस डेट का निकालना होता है ना दोस्तों दिनों की संख्या, हमें क्या उसे प्लस कर देना होता है, ठीक। कितने की निकालें? 2 की। तो ये कितना? 16 और 2 18, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है हमारा? 18। अब 18 के बाद दोस्तों हमें किससे? 7 से डिवाइड करना होता है, यानी भाग देना होता है। 7 से क्यों दे रहे हैं? 7 से हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 ही होती है, ठीक है ना। तो कितने होगा? 7 दूनी 14। हमारे पास शेष कितना बचा है? 4। तो जो शेष बचा है दोस्तों हमें क्या करना होता है कि जो शनिवार का दिन है, ठीक है ना, इससे हमें आगे की ओर चलना है 4 कदम। जैसे शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार आएगा। रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा। सोमवार के बाद मंगल आएगा। मंगल के बाद क्या आएगा? बुधवार आएगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टॉपिक से आएगा दोस्तों, तो ये आएगा आपका उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास कितने शब्द दिए गए? 3 शब्दों को दिया गया है, शुक्र, ग्रह और सूर्य। हमें इनमें क्या बताना है? संबंध बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी संबंध है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के टॉपिक से पूछा जाता है। इस टॉपिक से दोस्तों आप ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों? इन तीनों में क्या बताना है? संबंध बताना। देखो दोस्तों आप जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना, क्या है? शुक्र क्या है? एक ग्रह है, ठीक। क्या है? ग्रह है। लेकिन जो सूर्य है दोस्तों वो क्या है? एक तारा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला है ये किसका है? ग्रह का है, ठीक है ना। कौन है? ये ग्रह है, ठीक है ना। क्या है? ग्रह, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? शुक्र आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है? ये ग्रह ही तो है, शुक्र। तो ये आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, ठीक ना। ग्रह के अंदर शुक्र आ जाएगा। ये कौन है दोस्तों? शुक्र। ऐसा बना देता हूँ, ठीक है ना। और ये जी है यानी कि ग्रह।
ग्रह के अंदर क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सूर्य है वो क्या है, एक दरअसल तारा है। क्या है, तारा, इसलिए ये आ जाएगा दोस्तों अगल। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो देखो दोस्तों हमारे पास क्या ये वाला है, सॉरी ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो यही वाला बनाया ना, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो है ये किसका है, सूर्य का है, ठीक है ना। कि सॉरी ये किसका है, ग्रह का, ठीक है ना, बड़ा वाला। और जो छोटा रहेगा दोस्तों शुक्र, वो रहेगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि दोस्तों ग्रह जो है, शुक्र क्या है, ये ग्रह है, इसलिए ग्रह के अंदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य क्या है, एक तारा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अगल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट बताना। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। तो दरअसल करना ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी आपको 3 लेटर या शब्द दिए जाएं यहाँ पर, तो आपको कोई से भी 2 शब्दों को क्या ले लेना होता है। जैसे हम शुक्र और ग्रह, इन 2 शब्दों को ले लेते हैं। तो इन 2 शब्दों में हमें क्या देखना है, संबंध देखना है, रिलेशन देखना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि जो 2 शब्द मैंने लिए हैं वो आप भी लो। आप कोई से भी 2 शब्द ले सकते हैं, कहीं के भी, ठीक है ना, कहीं के भी 2 शब्द ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं 3 में से, ठीक है ना। तो हमें इनमें क्या देखना है, संबंध देखना है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो शुक्र है वो भी क्या है, एक ग्रह है, इसलिए दोस्तों जो ग्रह है उसके अंदर क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सूर्य बचा। तो सूर्य का संबंध आपको शुक्र से भी देखना होता है और ग्रह से, यानी अब इन दोनों से आपको किसका देखना है, सूर्य का संबंध देखना है। तो क्या इन दोनों से कोई संबंध है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि दोस्तों शुक्र भी ग्रह है और ग्रह तो ग्रह होगा, और लेकिन जो सूर्य है हमारा वो क्या है, एक तारा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अगल बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, क्वेश्चन वो रहेगा दोस्तों निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों की संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि 6 का संबंध 12 से है, तो 4 का संबंध यहाँ पर बताना है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी नाम का एक टॉपिक है दोस्तों, उससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आपके कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके एनालॉजी वाले आते हैं। ये दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये नंबर एनालॉजी का। इसके बाद दोस्तों एक होता है वर्ड एनालॉजी का, सेकंड होता है लेटर एनालॉजी का। तो इन 3 टॉपिक में से दोस्तों आपके कितने, 2, कोई से भी किसी भी टॉपिक से आ जाएँ, चाहे दोस्तों नंबर एनालॉजी के 2 क्वेश्चन आ जाएँ, या फिर नंबर वर्ड के आएँ, या फिर लेटर वर्ड के आएँ, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। तो ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको 4 नंबर इसी टॉपिक से मिलेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये SSC CGL 2015 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो हमें बताना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो कि 6 का संबंध किससे है, 12 से हैं, ठीक है ना, और 4 का संबंध हमें बताना है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों कि जो हमारा 6 है, 6 को उनने किस आधार पर 12 लिखा है, तो ये हमें सोचना है, यानी कि हम 6 में क्या कर सकते हैं कि वो 12 आ जाए। और दोस्तों जो लॉजिक हमें लगाएंगे तो सेम है लॉजिक दोस्तों हम इसमें भी अप्लाई, जो लॉजिक हम इसमें करेंगे सेम वही लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने 6 × 2 किए तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसमें भी करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 8, लेकिन दोस्तों ये तो किसी ऑब्जेक्ट में है नहीं, तो हम इसका तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें करना क्या है, देखो दरअसल कुछ नहीं करना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 का क्यू करना है, ठीक, क्या करना है, 6 का क्यू, 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है, ठीक है ना। 6 का क्यू कितना होता है, 216, इन्हें आपस में इंटू कर दीजिएगा, ठीक है ना। 2 × 1 × 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जब हम 4 का क्यू करेंगे, कितना करेंगे, 4 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, यानी 6 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24। क्या 24 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC CGL 2015 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, तो देखो मैंने कहा था आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वर्ड एनालॉजी का है, ठीक, किसका है, वर्ड एनालॉजी का है, ठीक ना। जैसे कि महल का संबंध झोपड़ी से है, किससे है, महल का संबंध झोपड़ी से है, तो हाथी का संबंध आपको बताना है। देखो दोस्तों जो वर्ड एनालॉजी के लिए ट्रिक होती है वो क्या होती है दोस्तों, हम अपने अनुमान से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमें किससे करना होता है दोस्तों, ऑप्शन की सहायता से वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब जैसे महल की जगह पर उन्होंने झोपड़ी की है, यहाँ पर बंगला या फिर मकान कुछ रखते तो हम समझ भी सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों जो महल है, महल के आगे क्या झोपड़ी की कोई औकात होती है,
आप कहोगे नहीं ये तो मामूली सी है, ठीक है ना। इस प्रकार जो हाथी है दोस्तों, तो हाथी के इन निम्न में से किसकी औकात नहीं है। तो दोस्तों बस तो आपने देखो कि बस तो हाथी से भी बड़ी होती है। और पहली बात दोस्तों, ये जीव है वो हमें निर्जीव की बात करनी है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों ये जीव है और बस क्या है, निर्जीव है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि हम भार में देखें, ठीक है ना, आकार में देखें, तो बस बड़ी होती है और हाथी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, या फिर उसके बराबर भी मान सकते हैं। इसी प्रकार जो कार है दोस्तों, तो कार भी क्या होती है, कुछ हाथी के बराबर होती हैं और कुछ हाथी से बड़ी होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम चूहा की बात करें दोस्तों, तो चूहा, जी हाँ, चूहा की हाथी के आगे कोई औकात नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि होती है, नहीं होती ना, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाय मत लगा देना, क्योंकि इससे दोस्तों आपने कहीं पर देखा होगा कि जैसे कि गाय है, ठीक है ना, यदि हमारा चूहा ना होता यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन में चूहा ना होता दोस्तों और यहाँ पर गाय होता तो हम गाय लगा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास इससे भी छोटी इकाई है, यानी छोटा जीव है चूहा, ठीक है ना, क्या, चूहा, ठीक है ना, तो हम चूहा लगाते, ठीक है ना। अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर चूहा की जगह पर कुत्ता होता और गाय होता, तब हमें किस लगाते, कुत्ता को, क्योंकि दोस्तों गाय से छोटा क्या होता, कुत्ता होता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूहा, यानी हाथी का संबंध किससे है, चूहा से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीसना, गेहूँ, सेंकना, रोटी और लोई। आज हम क्या बनाकर बताएंगे आपको, रोटी बताकर बताएंगे, ठीक है ना। कि जिसे नहीं आती है वो सीख ले और जिसे आती है वो एक बार देख ले, ठीक है, या बना ले। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को समझना है कि दरअसल अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम क्या होता है। अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है दोस्तों, तर्क माने होता है लॉजिक, किसी भी शब्द में दोस्तों उस तर्क के बिना उसका अर्थ पूरा हो जाए, ठीक है ना। यानी किसी भी शब्द में दोस्तों ऐसा लॉजिक हो, ऐसा तर्क हो कि हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए हम मान सकते दोस्तों, आपने क्या पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी। संस्कृत में आपने देखो छोटी छोटी 2 लाइनों में क्या होती हैं, श्लोक लिखी होती है। उनमें क्या लॉजिक लगा होता है दोस्तों कि जब हम अर्थ निकालते हैं तो एक पैराग्राफ सा बन जाता है, किन, इन 2 की। यानी दोस्तों उस शब्द में, श्लोक में कोई तो लॉजिक होगा, तभी तो इतना बड़ा अर्थ बन जाता है, यानी हमें समझ में आ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो 5 लेटर लिखे गए हैं, तो इन्हें हमें इस प्रकार से क्रम से जमाना है कि दोस्तों हमें पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हमें जमाना कैसा होता है, जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी तो ए से जेड की ओर जमी होती है। इसी प्रकार मेडिकल की दुकान पर भी दोस्तों अल्फ़ाबेट के क्रम में दवाइयाँ जमी होती हैं, तो ऐसे ही हमें ये भी जमाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या होता है कि बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो लेटर दिए गए हैं, दरअसल ये लेटर किसी व्यक्ति के ऊपर हैं, किसी वस्तु के ऊपर हैं, किसी प्रकृति के ऊपर हैं, किसी पेड़, पानी, वृक्ष, किसके ऊपर हैं। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर पीसना, गेहूँ, सेंकना, रोटी और लोई, यानी कि दोस्तों ये लेटर किसके ऊपर से हैं, भोजन के ऊपर से। किसके ऊपर से, भोजन के ऊपर से, ठीक है ना। तो भोजन जब बनाते हैं दोस्तों हम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेहूँ, ठीक है ना, क्या करते हैं, गेहूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। गेहूँ के बाद दोस्तों हम उसे क्या करते हैं, पीसते हैं। क्या करते हैं, आटा पीसते हैं ना, तो यहाँ पर पीसना दिया हुआ है तो फिर आ जाएगा 1, ठीक है ना। पीसने के बाद दोस्तों हम उसे चालते हैं, लेकिन चालना किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। चालने के बाद दोस्तों उस आटे को क्या करते हैं, हम गीला करते हैं और गूंजते हैं। तो गीला करना और गूंजना किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। गूंजने के बाद दोस्तों हम लोई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लोई, ठीक है ना। तो ये 5वें नंबर पर है, तो लोई आ गया, ठीक है ना। लोई के बाद दोस्तों फिर हम उसे क्या करते हैं, बेलते हैं, लेकिन बेलना इसमें किसी में ऑप्शन में नहीं है। बेलने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उसे हम तवा पे डालते हैं और फिर सेंकते हैं। तो यहाँ पर सेंकना लिखा हुआ है, तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा। 3 पर जो लास्ट बचा है फिर तो वो अंतिम में आ जाएगा। जब सेंकने के बाद दोस्तों वो सिक जाएगी तो रोटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो 21, 53 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो देखो दोस्तों कभी कभार इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कि हमने ये लिखा, ठीक है ना, समझ लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता है दोस्तों कि दरअसल इसे उलट कर लिख दिए हैं, क्योंकि जो हम लिखते हैं दोस्तों इस टाइप से हमने किया, क्रम से जमा ली, लेकिन ये कभी कभार ऑब्जेक्ट में नहीं दिखाई देता है। तो दरअसल इसे करना क्या होता है दोस्तों, आपको इसे पलट कर भी लिखना होता है। जैसे 4 आपको आगे लिख लेने हैं, 3 फिर आपको इसके पीछे लिख लेने, 5 इसके यहाँ पर लिख लेने, 1 यहाँ पर और फिर 2 यहाँ पर। यानी संख्याओं को पलट कर भी आप देखिए, जब आपको ऑब्जेक्ट में इस टाइप से ना मिले तब आप उन
ऑब्जेक्टों को यानी कि जो आपने किया है उन संख्याओं को पलटना कर भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस में होगा दोस्तों, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये क्वेश्चन रेलवे 2019 में पूछा जा चुका है। कथन है सभी LE हैं, कुछ TE हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी TE हैं, कुछ TE हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दरअसल कथन और निष्कर्ष क्या होता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को हम न्याय निगम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कुछ सोलियोलॉजन का नाम से कोई टॉपिक होता है, यानी कि हम कहें तो न्याय निगम के नाम से एक टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो कथन और निष्कर्ष वाला भी होता है, ठीक है ना। ये टॉपिक के नाम से भी इस टाइप के क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों शॉर्ट में यदि मैं समझाऊँ, क्योंकि दोस्तों यदि मैं विस्तार से समझाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि ये क्वेश्चन न्याय निगम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो न्याय निगम में न्यायालय आपने देखा होगा, न्यायालय में क्या होता है, एक जज होता है। क्या होता है, जज, ठीक है ना। जज के अंडर में दोस्तों क्या होते हैं, 2 वकील होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, वकील, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों कोई कैदी, ठीक है ना, जिसके ऊपर मुकदमा चला हुआ। एक होता है जिसने केस ठोका है, ठीक है ना, जिसने केस ठोका है। यानी इन दोनों पर दोस्तों क्या है, खून का या फिर मर्डर का क्या है, दोनों पर केस चल रहा है। वो कह रहा है इसने ठोका है, यानी कि इसने मारा है, और ये बोल रहा है इसने मारा है, ठीक है ना। और ये इसकी तरफ से केस लड़ रहा है, ये इसकी तरफ से केस लड़ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इन दोनों जो वकील, ठीक है ना, जो वकील वकालत करते हैं, जो सबूत पेश किए हैं वो कथन है, ठीक है ना। क्या किए हैं कि सभी LE हैं, कुछ TE हैं, ठीक है ना। यानी वकीलों ने क्या किए हैं, सबूत पेश किए हैं, किसको, जज को, ठीक है ना। अब दोस्तों जो उसने जज ने यानी वकील ने जो सबूत दिए हैं जज को, अब वो दरअसल उन पर सोच विचार करेगा, निष्कर्ष करेगा कि दरअसल किसे सज़ा देनी है और किसे बाइज्जत बरी करनी है। तो वो कहेगा कि न्याय कुछ ऐसा कहता है कि मान क्या पता क्या बोलता है जज, ठीक है ना, मुझे कहना नहीं आ रहा है कि बाइज्जत बरी की जाए। तो दोस्तों जो निष्कर्ष निकालता है वो निकाला क्या, सभी TE हैं, कुछ TE हैं। तो दरअसल यही हमें बताना है कि क्या जज ने सबूत के तौर पर जो निष्कर्ष निकाला है, जिस कैदी को सज़ा दी है, क्या उसने सही दी है या फिर गलत दी है। तो वही हमें इस क्वेश्चन में पहचान करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा समझ में आए। कोई भी कैसा भी टीचर पढ़ा रहा हो दोस्तों, रीजनिंग में डाउट होता ही है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम मैथ नहीं है कि यहाँ पर x का मान इतना निकलेगा तो इतना ही निकलेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैथ में तो जितना है उतना ही निकलेगा, लेकिन दोस्तों रीजनिंग में उतना का उतना नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इसमें थोड़े मोड़े डाउट तो रहते ही हैं, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो वो भी नहीं रहेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कथन में क्या दिया है, सभी LE हैं। तो दोस्तों जितने भी L हैं, क्या है दोस्तों, जितने भी L हैं वो कौन है, E हैं। कौन है दोस्तों, E हैं, ठीक है ना। इतना समझ गए। फिर क्या बोला, कुछ TE हैं। तो क्या बोला दोस्तों, कुछ TE हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो T रहेगा हमारा, क्या रहेगा, यहाँ पर T, ठीक ना। तो यहाँ पर T भी हैं और क्या है दोस्तों, E भी हैं, ठीक है ना। यानी कुछ T हैं और कुछ क्या है दोस्तों, E हैं, ठीक है ना। कुछ T हैं और कुछ E हैं, समझ गए। तो दोस्तों ये तो थी क्या, सबूत। अब दोस्तों जो जज ने निष्कर्ष निकाला है वो हमें बताना क्या सही है या गलत। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, सभी TE हैं, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों उसने जो फर्स्ट कहा है दोस्तों निष्कर्ष निकाला है वो गलत निकाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ ही TE हैं, सभी के सभी नहीं हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वाली स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड में क्या बोला दोस्तों, कुछ TE हैं, जी हाँ कुछ तो यहाँ पर देखो T हैं और कुछ क्या हैं दोस्तों, E हैं, यानी कि सही सेकंड वाली सही है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी B, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन, इससे दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। खासकर दोस्तों SSC GD, SSC MTS और जो रेलवे वालों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे।
दो नहीं तो दोस्तों एक तो आता ही है, लेकिन दोस्तों अभी जो एसएससी एमटीएस वालों का पेपर हुआ था इसमें आपको निष्कर्ष वाले 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा दोस्तों? संकेत भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही एग्जाम में देखने को। तो देखो यहाँ पर क्या है 8, ठीक है ना। 8 को 22 लिखा जाता है, तो याद को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें सोच विचार क्या करना है कि दरअसल जो 8 है, ठीक है ना, ATT है, 8 को उनने 22 कैसे लिखा है, किस आधार पर लिखा है, क्यों लिखा है, ये हमें पता करना है। तो देखो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस टाइप के दोस्तों कोड के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कभी कभार ऐसे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन AAT, ठीक है ना। यही क्वेश्चन इसी को मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जैसा कि A और T, तो यहाँ पर क्या दिया 22 और 1 कर दिया, यानी कि A का संबंध के A का कोड कितना है 2 है, A का कोड 2 है, फिर T का कोड 1 है, तो हमें इसी को बताना होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में ही आते हैं, लेकिन दोस्तों ये इस टाइप से नहीं है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, कोडिंग संख्या लगानी होती है। इसमें कोड नहीं दिए होते, कोडिंग संख्या क्या होती है दोस्तों कि जैसे ABCD अक्षर होती है, तो A कितने नंबर पर आता है, एक स्थान पर, B कितने नंबर पर आता है, दूसरे स्थान पर, C कितने स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर, Z कितने पर 26 स्थान पर, Y कितने पर 25 स्थान पर। तो ये क्या होती है, कोडिंग संख्या होती हैं, ठीक है ना। जैसे A कितने पर 1 पर, ठीक है ना, फिर 1 पर, T कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर, ठीक है ना। तो इन सब को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। ठीक इसी प्रकार याद में करेंगे तो Y कितने नंबर पर आता है 25 नंबर पर, ठीक है ना। और A कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर, D कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और 30, कितना हो जाएगा 25 और 5 30। क्या 30 किसी ऑप्शन में है? जी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 30 ही होना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट में मिसप्रिंट है, क्योंकि दोस्तों इसका जो राइट है जो होगा दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर दरअसल जो 24 लिखा है ना, 24 की जगह पर 30 कर लीजिए। यहाँ पर मैं टाइप करना भूल गया, यहाँ पर दोस्तों 30 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों कि A B की पत्नी है, B C की बहन है, D E C की माँ है और D E का पति है, E F की बेटी है, परंतु F साली नहीं है। तो बताइए A F से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। ये भी दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, उसमें दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखें, एक क्वेश्चन कितना, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो एरो के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से? एरो के माध्यम से सॉल्व होते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे मैं इसकी जानकारी दे दूं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑल स्टेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये लगभग सभी में भी आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे, ठीक है ना, आपसे 2 पीढ़ियों का उपयोग होता है। आपसे का मतलब होता है दोस्तों आपकी बराबर की पीढ़ी है। आपकी बराबर की पीढ़ी कौन कौन होती है? जैसा भाई होगी, बहन होगी, चचेरा भाई, चचेरी बहन और पत्नी। हालांकि जिसकी शादी नहीं होगी उसकी पत्नी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों होने वाली पत्नी तो होगी ना, यानी जिसकी शादी हो गई है उनकी तो पत्नी होगी। तो दोस्तों ये कौन की होती है पत्नी? हमारी पीढ़ी की होती है, ठीक है ना, यानी आपकी पीढ़ी की। जब दोस्तों आपकी पीढ़ी के बारे में पूछा जाए तो आपको इस एरो वाले का ध्यान रखना है। किस वाले का? ब्लैक का, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों जब आपसे ऊपर वाली पीढ़ी के बारे में पूछा, जैसे माँ, पिता, मामा, मौसी, चाचा, चाची, सास, ससुर, दादा, दादा, नाना, नानी, ठीक है ना, तब आपको एलो वाली यानी जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, इस वाले का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब आपसे नीचे वाली पीढ़ी के बारे में बात की जाए, जैसे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, पोता, पोती, ठीक है ना, तब आपको इस वाली पीढ़ी का उपयोग करना है, ठीक है, समझ गए ना। यानी दोस्तों आपसे केवल 2 पीढ़ियों का उपयोग होता है, यानी ये आप हैं, आपसे 2 नीचे की पीढ़ी रहेंगी, 2 ऊपर की पीढ़ी रहेंगी। आपको देखने में तो दोस्तों 5 पीढ़ी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों दरअसल यहाँ पर यही पूछा है कि आपसे 2 पीढ़ी, यानी देखो यदि आपका ना ऊपर के बारे में बात जाए तो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर की हो गई, 2 पीढ़ी नीचे की हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं आप क्वेश्चन को, तो देखो ध्यान रखना उन एलो का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, A B की पत्नी है, तो मैंने पहले ही कहा था दोस्तों A B की पत्नी है, यानी ये A है, ठीक है ना। अब बताइए एरो किस साइड जाएगा, तो आप कहोगे सर
कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पत्नी हमारी ही पीढ़ी की होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पत्नी हमारी पीढ़ी की होती है। अब क्या बोला, बी सी की बहन है, तो दोस्तों बहन भी क्या होती है, हमारी ही पीढ़ी की होती है, ठीक है ना। बी सी की बहन है। फिर क्या बोला, डी सी की माँ है। अब दोस्तों माँ है तो डी किस साइड जाएगा, आप बताइए। तो दोस्तों आप कहोगे कि डी ऊपर की हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों माँ है, क्योंकि माँ हमसे ऊपर की पीढ़ी है, ठीक है ना। तो किस वाले एरो का इस्तेमाल होगा, इस वाले का, ठीक है ना। अब क्या बोला, डी ई का पति है, तो दोस्तों पति है तो मैंने पहले ही बताया पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये फिर वाले इस एरो का इस्तेमाल होगा, किस वाले का, इस वाले का। तो हमारा क्या है, ई है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, ठीक है ना, ई एफ की बेटी है, यानी ई एफ की बेटी है, तो दोस्तों बेटी के लिए कहाँ पर जाएगा, बेटी के लिए दोस्तों डाउन आएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्या आएगा, नीचे की ओर, ठीक है ना। अब वो क्या बोला, परंतु एफ साली नहीं है, यानी कि दोस्तों ये साली नहीं है सुश्री, कौन है फिर, तो ये हमें पता करना है कौन है दोस्तों। तो ये साली नहीं है, तो ए का एफ से संबंध बताना है, किस प्रकार से है। तो देखो दोस्तों, कुछ बच्चे इसे गलत पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है दोस्तों वो समझिए। कुछ बच्चे, मैं पहले गलत पढ़ने का तरीका बता दूंगा, कुछ बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। ए बी की पत्नी है, बी सी की बहन है, डी सी की माँ है, ठीक है ना, और डी ई का पति है और ई एफ की बेटी है। तो इस प्रकार से नहीं पढ़ा जाता। क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों वो समझिए। ए बी की पत्नी है, तो ये तो हमें पता है कि पत्नी है, ठीक है ना। तो बी सी की बहन है, तो दोस्तों ए कौन की हुई, साली हुई, ठीक है ना। कौन हुई, साली, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर ये क्या है, साली की माँ है, तो हमारी कौन होगी, सासू जी। और सासू जी के पति कौन होंगे दोस्तों, वो होंगे ससुर जी। ससुर जी की जो बेटी होगी दोस्तों वो कौन होगी, साली होगी। कौन होगी, साली। लेकिन उसने क्या कहा दोस्तों कि एफ साली नहीं है, परंतु एफ साली नहीं है। तो दोस्तों जब साली नहीं है तो सुश्री होगी कौन फिर, तो दोस्तों कुछ नहीं होगी दोस्तों। जब वो क्लियर बोल रहा है कि साली नहीं है तो फिर दोस्तों कौन होगी दोस्तों, पत्नी होगी। क्या फिर और कोई होती है, नहीं ना। या तो वह पत्नी होगी, ठीक है ना, जो ससुर की बेटी होगी, या तो वो पत्नी होगी या फिर साली हो सकती है, इसके अलावा तो कोई होती नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीरीज से आएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 3, 8, 15, 26 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक सीरीज है, इसमें आपको क्या बताना है वो समझना है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप सीरीज वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो उनके बीच में अंतर देखा करें सबसे पहले। तो ठीक, क्या देखना होता है, अंतर। तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में 7 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 11 का अंतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों जो अंतर आ रहा है दरअसल 5, 7, 11। तो इन तीन ये कौन सी संख्या है दोस्तों, एक प्रकार की कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, वो भी दोस्तों क्रम से हैं, ऐसी नहीं है कि आगे पीछे, क्रम से हैं। तो दोस्तों अगली क्या होगी दोस्तों, 11 के बाद 13 होगी। 13 को जब हम 26 में ऐड कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 39। क्या 39 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये सीरीज के भी आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। 2 आएंगे, चाहे वो लेटर में आए, नंबर में आए या फिर किसी में भी आए, ठीक है ना। तो 2 आएंगे इसके भी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, निम्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। यहाँ पर आपको नंबर टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वो तो सबको दिखाई दे रही है, ठीक ना। उसमें नंबर भी दिखाई दे रहे हैं और क्या, क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दरअसल उन्हें पता नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं या फिर कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो जिन बच्चों को पता नहीं है तो देखो मैं शुरू से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखना होता है, ठीक। हमने देख ली, हाँ भाई नंबर दिख गए, सब हो गया। देखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि सबसे बड़ी संख्याओं को देख लेना होता है। तो सबसे बड़ी दोस्तों बीच वाली पट्टी में, क्या है, बीच वाली पट्टी में। अब जो लॉजिक लगाना है दोस्तों आपको, ये वाली, इस वाले एरो और इस वाली रो को, ठीक है ना, ये जो रो है दोस्तों, तो आपको इन 2 रो में ऐसा लॉजिक लगाना है जैसे कि 2 और 3 में क्या लॉजिक लगाएं कि वो 125 हो जाए, ठीक। 3 और 4 में कितना लॉजिक लगाएं कि 343, और 5 और क्वेश्चन मार्क में क्या लॉजिक लगाएं कि वो 216 हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को देखा जाता है, ठीक है ना। अब मान के चलिए दोस्तों बड़ी संख्या इस साइड होती तो दोस्तों आपको लॉजिक फिर आपको इस साइड लगाना होता, इस साइड होती तो आपको इस साइड लगाना होता, ऐसे में होती तो आपको इन 2 वाली संख्याओं को देखना, बीच में है तो फिर आपको ये वाली देखना है, ठीक है ना, समझ गए। और यदि ऊपर संख्या होती, ठीक है ना, तब आपको ऊपर से नीचे की ओर लगाना होता, नीचे से ऊपर की ओर लॉजिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या दोस्तों लॉजिक लगाया जाता है। तो हमारा लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो कि 2 और 5 में सॉरी 2 और 3 में हम क्या कर देंगे, वो 125
125 हो जाए। तो आप कहोगे सर कि यदि हम 2 और 5 को क्या कर दें, कितना कर दें, 5 का क्यूब प्लस कर दोस्तों 5 का क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 4 और 3 को जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 ही होता है, ये सभी जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 5, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों 5 से तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, 5 का क्यूब तो 125 होता है। ठीक है ना, तो हमें अंदाज़ा किससे लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये क्यूब है। तो 216 किस संख्या का क्यूब होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 216 तो शायद 6 का होता है। ठीक, कितने का होता है, 6। तो आपको यहाँ पर 6 फाइंड नहीं करने, यहाँ पर 6 नहीं करने, क्योंकि दोस्तों आपको वही संख्या लिखनी है, क्योंकि ऊपर की और नीचे की संख्या जोड़ने पर 6 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ेंगे हम, क्या कौन सी लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 होंगी, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगी। तो दोस्तों क्या 1 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। किस में है दोस्तों, ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा आव्यूह सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, इससे आपको दोस्तों पैते के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने को आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी हम देख ही लेते हैं कि यदि ये घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बताएगी। तो दोस्तों एएसएससी सीजीएल 2024 में ही पूछा जा चुका है 7वें महीने में। तो दोस्तों सबसे सरल, इसे तो कोई दूध पीता बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, बहुत छोटा और सरल क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों क्लॉक यानी घड़ी में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हालांकि इससे 35 साल नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार इससे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि घड़ी में दोस्तों 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना, यानी जब वो पूरी घूम जाती है तो कितने 360 डिग्री, और 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 15 मिनट में दोस्तों कितने का, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। तो इसने क्या कहा है दोस्तों कि जब 1 मिनट में कितने का बना रही है, 6 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों दरअसल 6 × 12, तो उसने यही तो पूछा है कि 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाए, तो इन दोनों का इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60 / 6 = 72, यानी 72 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जैसे EJO?D, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5-6 लेटर हैं। दरअसल लेटर को ABCD के जो लेटर हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पर किए जाते हैं। तो दोस्तों उनके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो कोडिंग संख्या मैंने बताई थी क्या होती है, कैसी होती है, क्या करनी होती है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि E जो आता है वो 5वें स्थान पर आता है, कितने, 5 पर। J कितने पर आता है, 10 पर। ठीक है ना। O कितने पर आता है, 15 पर। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इन सब में कितने का है, 5-5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5-5 का। तो देखो 5, 10, 15, तो अगली क्या होगी दोस्तों, 20 होगी। और 20 किसका होता है दोस्तों, वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है T की। किसकी होती है, T की। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। देखो Y की कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है, और D की कितनी होती है, 4। अब बोलोगे 4 क्यों हो गई, क्योंकि दोस्तों 25 के बाद क्या आएगा, एक 26 आएगा, वो 4, 5 ही तो हो गए ना। ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें भी आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नीचे एक घन की अवस्था दर्शाई गई है, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों जब भी आपको कोई पासा दिया जाए, कितना पासा, वो भी एक पासा दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है ना, तब आपको क्या करना होता है कि दरअसल पता करना होता है कि वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा होता है। ठीक है ना। दोस्तों मानक पासा जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है ना, यानी कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है ना। आपने पासा सांप सीढ़ी खेली होगी तो वहाँ पे 1 की जगह पे दोस्तों 1 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है। ठीक है ना। और शायद 2 के विपरीत 5 होता है। ठीक है ना। और 3 के विपरीत 4 होता है। ठीक है ना, यही होता है ना। तो ये क्या होता है, मानक पासा होता है जो कि निश्चित होता है। लेकिन दोस्तों साधारण पासा निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, उसे हमें पता करना होता है अपने लॉजिक के माध्यम से। तो ध्यान रखें। तो दोस्तों
हमें जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, तो साधारण भाषा की जो नियम कहता है कि दो दिखने वाली सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखो इसने क्या बोला है, दो दिखने वाली सतहें यानी 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ने पर दोस्तों यदि 7 आता है तो कितना हो जाएगा, ये साधारण भाषा होगा, और नहीं होता तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 10 हो रहा है, तो ये साधारण भाषा नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों को भी जोड़कर देखेंगे तो ये 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि दोस्तों तीनों हमने 60 से जोड़ ली हैं, तो कहीं पर भी उनमें जोड़ने पर योग कितना 7 नहीं आ रहा है, कितना 7 नहीं आ रहा है, तो ये साधारण भाषा नहीं है। जब साधारण भाषा नहीं है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, ये मानक भाषा है। कौन सा भाषा है, मानक भाषा, ठीक है ना। और मानक भाषा का रूल क्या कहता है दोस्तों, एक दिखने वाली और एक जो उसके विपरीत होती है, छुपी होती है, उन्हें जोड़ने पर दोस्तों उनका योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यानी कि 4 में हम कौन सी संख्या जोड़ देंगे वो 7 हो जाए, तो आप कहोगे सर 3 जोड़ दीजिए, सिंपल सी वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 6 है, तो 6 में ये दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ दें कि वो 7 हो जाए, तो आप कहोगे कि 1 जोड़ दें, 2 को दोस्तों पीछे क्या जोड़ दें, वो 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगी। तो हमें बताना किस पर है, 3 पर। तो 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, आप देख रहे होंगे दोस्तों, 3 के विपरीत दरअसल यहाँ पर 4 है, ठीक, क्या है, 4। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों कि एक डिजिटल घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे इसे गलत कर देते हैं। वो दरअसल एक चीज़ भूल जाते हैं कि 11:60 में से 8:20 घटा देते हैं, तो वो फट से कर जाते 3:40, जो ऑप्शन सी लगे आते हैं। लेकिन दरअसल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डिजिटल घड़ी होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिख कर ही दे रहे हैं कि डिजिटल घड़ी है भाई आपके पास, 8:20 हो रहे हैं, तो जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि डिजिटल घड़ी में कभी प्रतिबिंब बने। क्या आपने देखा कि कभी डिजिटल घड़ी में प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों, क्योंकि हम उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक, क्योंकि जब प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो फिर क्या मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा, जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो हालांकि दोस्तों आपको लेटर के माध्यम से भी आ सकता है कि लेटर को पलट देंगे, क्योंकि दर्पण में देखते हैं तो वे पलट जाते हैं अक्षर, या फिर किसी इमेज को भी रख दें, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जो 2023 में पूछा जा चुका है, तो मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आ गया है असंगत, तो जो कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था विषम समूह वाला, तो विषम समूह के स्थान पर असंगत भी दे सकते हैं, विषम भी दे सकते हैं, अगल अगल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मेल जोल नहीं है, तो इन 4 शब्दों के जरिए दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्लासिफिकेशन यानी शब्दों का वर्गीकरण से आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूप में है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगला जो सेट होगा वो होगा 55। तो 55 में दोस्तों हम जो सब्जेक्ट यानी कि जो टॉपिक छूट चुके हैं, हम उन वाले टॉपिकों को और साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को रखूँगा। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद, जय भारत।